जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं IBACIO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। जनवरी 17 2024 को ये पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड के। जो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं वो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले सेशन में मैं बता चुका हूं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ब्रीफली अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस का पैटर्न हमें समझ आएगा। दूसरा, हमें उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, ताकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की जो अपडेशन है वो हमारी कवर हो जाए। तीसरा जो है, उस समय के जो क्वेश्चन है वो आज के हमारे जीएस के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो एक सर्टन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है विच वी कैन गैदर और जो हमें एग्जाम में भी हेल्प कर सकती है। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ncrtquiz.com के बारे में। ये एक पोर्टल हमने लॉन्च किया है, हम लेकर आए हैं। इस पोर्टल का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता था कि भाई हम एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ें तो कैसे पढ़ें, पढ़ भी लिया तो समझ नहीं आ रहा कि कितना समझ आया, इवेलुएट कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, और कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन जो है एनसीईआरटी क्विज, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं। पहला चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन कर लिए, दूसरा चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन कर लिए। सो दैट वाज द आइडिया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे टॉपिक्स या कह लीजिए सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम संदीप बंसल एंड दिस इज माय प्रोफेशनल एकेडमिक जर्नी। और ये है आपके टीम निष्ठा के कोर्सेस। अगर आप CAPF CDS के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, IBACO के लिए भी हम बैच लाने वाले हैं। ऑलरेडी ये वाले बैच आपके लॉन्च हो चुके हैं। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2026 सुदर्शन बैच, और आपका CDS CAPF AC जो कंबाइंड बैच है, तो ये है आपका लक्ष्य बैच, ये आप जाकर देख सकते हैं। एंड ये है आपका सिंदूर बैच CDS 1 2026 के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडिशन टू गेट द ट्रैक टू गेट ऑन ट्रैक मीट द पेरिस एग्रीमेंट गोल्स ऑफ लिमिटिंग वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग to well below 2 degree Celsius and preferably 1.5 degree Celsius. Yes, that is the target पेरिस क्लाइमेट डील में। पेरिस क्लाइमेट डील कब हुई थी? पेरिस जो है क्लाइमेट जो डील है वो आपकी हुई थी कब? 2015 में। ठीक है, आपका एक UNFCCC करके है ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इनकी होती है कॉप। कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सो यहां पर इसमें ये डिसाइड किया गया था, फॉसिल फ्यूल CO2 एमिशंस इंक्रीज्ड 1% ग्लोबली इन 2022 कंपेयर टू 2021। बहुत ही स्पेसिफिक फैक्ट है। और जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बताते हैं कि जनवरी टू जून 2023 तक जो है फर्दर 0.8% जो है राइज हुआ है फॉसिल फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का। तो इसमें ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड फैक्ट है। देखो पहला स्टेट, अगर आप पॉइंट्स को देखेंगे तो जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका, अब देखो यहां पर ना इंटरेस्टिंग है। व्हेन आई वाज लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑफिशियल पेपर आता है, उसमें लाइक ऑप्शंस में 4 है, बट यहां स्टेटमेंट फोर्थ थी ही नहीं। ये एक्चुअल पेपर की बात है, ये आई थिंक थोड़ा सा उनके एंड पे मिस्टेक हुआ होगा। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन नहीं है, वैसे भी मतलब नहीं है। आंसर इज 1 and 2 ओनली, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यहां पर 0.3% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 0.3% का इंक्रीज है, तो इस लेवल पर जाकर भी फैक्ट पूछ रहा है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका आंसर। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का काइंड ऑफ करंट अफेयर हो गया। सो पेरिस क्लाइमेट डील या पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें जो है ये कहा गया कि टेम्परेचर जो है हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस, इससे बढ़ने नहीं देना। अब ये 2 डिग्री सेल्सियस किससे? प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल से। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने से पहले जो एवरेज टेम्परेचर था, उससे एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से किसी भी हालत पर बढ़ना नहीं चाहिए। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस के लगभग बढ़ चुका है। ठीक है जी, तो ये आपका सही है, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, हु आर द एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑफ अबुआ आवास योजना? होमलेस और अनअटेंडेड इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स विल रिसीव प्रायोरिटी, करंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है जी, ऑप्शन क्या है? अब इसमें देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ये अबुआ आवास योजना कहां की है? झारखंड की है।
अब इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि यार देखो, स्पेसिफिक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पूछी है, एक स्टेट की गवर्नमेंट स्कीम भी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम पूछ ली है इन्होंने। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है, क्योंकि लाइक कंसिडरिंग के भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, तो उनको अलग से ये बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है। सो होमलेस और अनअटेंडेड इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विल रिसीव प्रायोरिटी। देखो, ये क्या होता है, पीबीटीजी क्या होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, ट्राइबल ट्राइब्स में 75 ट्राइब्स ऐसी हैं जो उनमें भी सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, उनको एक नाम दिया गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पहले ये नाम दिया गया था पीटीजी, ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। तो इसको लेकर काफी मतलब एक कह लीजिए क्रिटिसिज्म हुआ कि आप प्रिमिटिव कह रहे हैं, ठीक है जी। तो उस वर्ड को चेंज करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल, नाम से क्लियर है वल्नरेबल, कि ये ज्यादा वल्नरेबल है, शेड्यूल्ड ट्राइब में भी ये ज्यादा वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, ठीक है जी। उनको क्या किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और यहां पर ये जो है 75 ट्राइब्स हैं, देबहार कमीशन है इसको लेकर, एक ये ध्यान रखिएगा, एक देबहार कमीशन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, ए एंड पी, ठीक है जी, आंसर हो गया आपका ए एंड पी। क्लियर। तो ये है आपका वो आवास योजना, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जिसमें इन्होंने कहा कि पक्का हाउसेस बनाएंगे, 8 लाख घरों, मतलब 8 लाख पक्का हाउसेस उन्होंने बनाने हैं, और लगभग 16,000 करोड़ का उसमें बजट रखा गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 लाख रुपया दिया जाएगी पर बेनिफिशियरी। प्रोविजन ऑफ 95 डेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर वेजेस अंडर मनरेगा। फैमिलीज लिविंग इन कच्चा हाउसेज विद और विदाउट परमानेंट हाउसिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहां पर बेनिफिट्स की बात की गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन आर्मी, ठीक है जी। सो इंडियन आर्मी हैज इनॉग्रेटेड अ वर्टिकल विंड टनल इन अक्टूबर 2023। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था ये, अभी हम डिस्कस करेंगे। द टनल इज इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल। द टनल वाज इनॉग्रेटेड एट स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन महाराष्ट्र, ठीक है जी। तो ये जो है आपका ये वाला पॉइंट गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है। सो आंसर क्या हो गया आपका 1 एंड 2, ठीक है जी, ये हो गया आपका 1 एंड 2। ये एक मतलब एक ये सिमुलेशन के लिए, ठीक है, यहां पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल विंड टनल, ठीक है, वर्टिकल विंड टनल। तो इस तरीके से ये बनाया गया है, ठीक है। ओके, वेयर इज कोडावा हॉकी फेस्टिवल हेल्ड, ठीक है। तो ये कोडावा कम्युनिटी कहां पर है। अब देखो, क्वेश्चन इसमें इस तरीके से भी बन सकता है कि ये कोडावा कम्युनिटी या पर्टिकुलर जो कोडावा लोग हैं वो कहां पर रहते हैं, ठीक है। तो ये है आंसर कर्नाटका, ठीक है जी, कर्नाटका में रहते हैं। काफी फेमस जो है एक टूर्नामेंट है वहां का, ठीक है, सेलिब्रेटिंग द कोडावा कम्युनिटीज हॉकी लेगेसी। सो हॉकी फेस्टिवल यूनिक वाइब्रेंट कम्युनिटी स्पोर्ट्स इवेंट है, जो कि आपका कुर्ग वाले रीजन में कर्नाटका में होता है। और ये दुनिया का लार्जेस्ट फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, जो फैमिलीज प्ले करती हैं, क्लब्स प्ले नहीं करते हैं। तो आप सोच के चलिए कि कितना एक्साइटिंग होगा, कि लोगों में दो तरीके हैं इसका, मतलब दो पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं। एक तो लोग आपस में साथ में आ रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी जो है साथ में आ रही है। दूसरा जो है एक फिटनेस को लेकर भी वो है, मतलब एक प्रोग्राम है। सो ओनली द मेंबर्स ऑफ कोडावा कम्युनिटी कैन पार्टिसिपेट, ईच टीम रिप्रेजेंट द कोडावा फैमिली। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम ऑफन क्रॉसेस 200 ऑल्सो, ठीक है, मेकिंग इट अ वेरी लार्ज कल्चरल गैदरिंग। और कम्युनिटी बॉन्डिंग स्पोर्ट्समैनशिप प्रिजर्व्स द कोडावा कम्युनिटी। 1997 में शुरू हुआ था। प्राइज मनी कुछ नहीं है, ठीक है, ट्रॉफी, प्राइड, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें, मतलब ट्रॉफीज वगैरह, मेडल वगैरह वहां पर मिलते हैं। As of November 2023, how many आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 1.6 लाख, 1.2 लाख। तो आंसर है आपका 1.6 लाख, ठीक है। बट हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नवंबर 2023 में क्या था। तो जब मैंने इस डाटा को चेक किया, ठीक है, जो लेटेस्ट डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से की वेबसाइट से, इस लिंक से जो मेरे को डाटा मिला है, एज ऑफ 5 अप्रैल 2025 लगभग 1,76,000 जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं भारत में, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर को दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं भारत में। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है वो 1.76 लाख का है। तो 1.6 से 1.76 लाख हो गया है। लगभग 16,000 ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है और बन चुके हैं, ठीक है जी। तो ये डाटा आपने ध्यान में रखना है। क्लियर। चलो, विच कलमकारी आर्टिस्ट फ्रॉम गुजरात won the Padma Shri in 2023।
अब मैं आई वाज चेकिंग आउट द रीसेंट जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं 2025 में, जनवरी के महीने में ये अनाउंस होता है जनरली। तो पद्मश्री तो बहुत ज्यादा लोगों को दिया जाता है, लगभग 100 या उससे भी ज्यादा लोग रहते हैं। तो अब सबकी लिस्ट याद कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने वो डाटा, जो अपडेटेड डाटा नहीं लिया है। बट हाँ, यहां पर हम देख लेते हैं कि किसको मिला है। कलमकारी आर्टिस्ट फ्रॉम गुजरात, कपिल देव प्रसाद, रमेश परमार, भानुभाई चित्रा, दिलशाद हुसैन। तो आंसर है आपका भानुभाई चित्रा। ठीक है, नाम मतलब ये भाई जो शब्द है ये आपका बहुत स्पेसिफिकली हम गुजरात में देखते हैं। सो ट्रेडिशनल कलमकारी आर्टिस्ट वाज अवार्डेड द पद्मश्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग द इंट्रिकेट फोक आर्ट। ठीक है जी, चलिए। तो यहां पर ना आप ये कह सकते हो कि कोई अगर मान लीजिए किसी को पद्म भूषण या पद्म विभूषण या कह लीजिए पद्मश्री मिला है, तो उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट कल्चर से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है जी, वो थोड़ा वो लिस्ट भी हमें एक बार जरूर देखनी है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जनजातीय गौरव दिवस। अब देखो इस पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस था। ठीक है, पैन इंडिया सेलिब्रेशन मार्क द जनजातीय गौरव दिवस ऑन 11 नवंबर 2023। सबसे पहले तो 11 नवंबर नहीं है और पैन इंडिया सेलिब्रेशन नहीं हुई थी। बेसिकली इसमें जो है भगवान बिरसा मुंडा या कहें तो बिरसा मुंडा, उनकी जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। उनके बर्थडे को जो है भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। सो इवेंट पे ट्रिब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड पीएम जनमन जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को मतलब साथ में लाया गया है। ठीक है, ताकि टारगेटेड जो ट्राइबल एरियाज हैं या उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है उन पे कैसे इंप्रूवमेंट की जाएगी अलग अलग सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। ठीक है जी। सो पीएम ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ विकास विकसित भारत संकल्प यात्रा ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। तो यहां पर जो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, अगर ये गलत है तो ये गलत है, ये गलत है, आंसर हो गया 2 3 4। मतलब अगर आपको एक ऑप्शन पता है कि गलत है कंफर्म, तो आंसर आपका सीधा सीधा है, आपको बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ओके, सो ठीक है, बिरसा मुंडा's बर्थ एनिवर्सरी, इंडियाज रिच कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहां पर हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेम्ड एटमेन या आत्मा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, इट इज एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। इसको ऐसे याद रख सकते हो एटमेन को या आत्मा को, कि भाई जब वो नवंबर दिसंबर में पराली जलने के बाद और व्हीकलर पॉल्यूशन, सर्दियां आ जाती हैं, वो जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 500-600, तो पूरा नॉर्थ इंडिया प्रभावित होता है। दिल्ली थोड़ा ज्यादा बदनाम हो गया, बट पूरे नॉर्थ इंडिया में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा पुअर होता है। मतलब जो WHO के स्टैंडर्ड है उससे तो कहीं ज्यादा है वो। तो सबकी आत्मा बड़ी मतलब कह सकते हैं कि दुखी होती है उस चीज को लेकर, और बहुत कुछ हम कर नहीं सकते उस चीज को लेकर, या कह लीजिए कुछ बहुत ज्यादा कंक्रीट एक्शन उस पर नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आईटी दिल्ली हैज एस्टेब्लिश्ड दिस इन नवंबर 2023। It focuses on building indigenous low-cost sensor manufacturing, AI, ML. AI is artificial intelligence, ML is machine learning capabilities to enhance air quality. ये बिल्कुल ठीक है। It aims to translate sustainable technologies and business model into practical product services within cutting edge technology. ये भी ठीक है। ये गलत है क्योंकि ये IIT दिल्ली ने नहीं बनाया है। ठीक है जी, तो आंसर आपका क्या हो गया 134। ठीक है जी, 134। ये आपका डेवलप किया है नीरी ने। नीरी इज नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर। ठीक है, इन्होंने ये डेवलप किया। बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इंडिजीनियस लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, सेंसर है, जिससे आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को रियल टाइम बेसिस पे डाटा कलेक्ट होगा, आपको बताएंगे कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि कुछ कंक्रीट एक्शन नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो उसी एक्शन की कड़ी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए। और दिस इज द टेक्नोलॉजी बीइंग ब्रॉट, लो कॉस्ट एयर सेंसर्स AI ड्रिवन सॉल्यूशन।
ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड ट्रांसलेशन रिसर्च इन नेशनल टेक्नोलॉजी वीक 2023। सो ये मैं अभी वाज चेकिंग, आंसर इसका है गोविंद राजू थिमैया। लेटेस्ट मैं इसको चेक कर रहा था, अभी तक कोई इसमें मेरे को डाटा नहीं मिला। ठीक है, रिकग्नाइज फॉर ट्रांसलेटिंग लैब रिसर्च इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड ट्रांसलेशनल रिसर्च, ट्रांसलेशनल रिसर्च मतलब कि रिसर्च तो बहुत हो रही है, उससे एक देखो इन साइंस में और इंजीनियरिंग में क्या फर्क है कि जो साइंस के कंसेप्ट हैं, जैसे हम बीएससी में या 12th तक जो साइंस के कंसेप्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या करती है, इंजीनियरिंग क्या करती है, उसको एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है ना, उस साइंस को यूज करके हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यहां पर इस तरीके से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। So awarded this award for successfully converting lab level innovation into real world applications, notably bio pharmaceutical technologies. ओके, नेक्स्ट है आपका आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। बहुत सारे करोड़ों इंडियन फैंस का दिल टूटा था, वो 19 नवंबर का जो दिन था 2023 का। ठीक है जी, आखिरी टाइम तक लोगों को लगा कि कुछ तो मैजिक होगा, सारे मैच जीते बट फाइनल हारे। एनीवेज वापस आ जाते हैं। जो भी क्रिकेट फैंस है वो इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे। विराट कोहली हैज बीन नेम्ड एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बिल्कुल ठीक। मोहम्मद शमी वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट, ये भी ठीक। साउथ अफ्रीका होस्टेड द टूर्नामेंट, जी नहीं, अरे कहाँ, इंडिया में हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद में। चलो, सो ये आपका सही है। ठीक है जी, स्टेटमेंट 1 और 2। ठीक है जी, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं और थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, काफी चर्चा हुई थी कि इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, इंडिया मतलब पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है, बट एट द सेम टाइम इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में जो रैंक है वो काफी पीछे है। फिर गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लाइक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑल्सो, मतलब गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो डाटा कलेक्शन का जो तरीका है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इवन रैंकिंग पर भी सवाल उठे, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी। ठीक है, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया। सो 111th रैंक आउट ऑफ 125 कंट्रीज, सो दिस वाज करेक्ट। ठीक है जी, एंड इंडिया हैज हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द वर्ल्ड, ये भी आपका सही था। अच्छा, ये वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग या फिर एक वर्ड आता है स्टंटिंग। ठीक है, स्टंटिंग, इस दोनों वर्ड्स को समझ लो। ठीक है, देखो एक है आपका डब्ल्यू से याद रखना वेट को, ठीक है, और स्टंटिंग से एस से याद रख लेना शॉर्ट, छोटा। ठीक है, व्यक्ति जो है अपनी एज के अकॉर्डिंग छोटा है। हम कहते हैं ना यार इसकी एज के अकॉर्डिंग इसकी हाइट नहीं बढ़ रही बच्चे की। जब आप बच्चे को लेके जाते हैं खासकर इनिशियल ईयर्स में, 14-15 साल की उम्र तक, तो बच्चे का सबसे पहले दो चीजें चेक करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, तो एक तो उसका वेट चेक करते हैं और उसकी हाइट चेक करते हैं। तो ये देखा जाता है कि उसकी एज के अकॉर्डिंग एक रेंज होती है कि उसका हाइट इसके बीच में होना चाहिए। लड़का और लड़के के लिए अलग अलग रहता है और उसमें वो चेक किया जाता है कि इतनी इसके भी इस रेंज में है तो ठीक है, मतलब हाइट सही से बढ़ रही है। वेट इससे इस रेंज में है तो सही है बिल्कुल, तो उससे ऑब्वियसली बीएमआई भी कैलकुलेट होता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये जो है मोटा मोटा कैलकुलेट किया जाता है। बट ठीक है, प्रॉब्लम कहां पर आता है कि इन दोनों में ही हम कहीं ना कहीं मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है हमारे देश में, और उसको लेकर काफी विवाद है। और इस दोनों ही इंडिकेटर्स में हम काफी पीछे हैं विजावी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका सही है। सो स्कोर ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 34.6%, नहीं ये गलत है आपका डाटा, और ये परसेंटेज में होता भी नहीं है। और ये जो रेट ऑफ अंडर नरिशमेंट है ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो आंसर इसमें है 1 और 2। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं इसमें जो लेटेस्ट रिपोर्ट है हंगर इंडेक्स 2024 की वो भी डिस्कस करूंगा। पहले हम 2023 देख लेते हैं। इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट ग्लोबली, अ मेजर कंसर्न इन द चाइल्ड हेल्थ। और इंडिया का जो स्कोर था वो अराउंड 28.7 था, जैसे यहाँ 34.6 लिखा है, और दूसरा जो है 24.7 नहीं था, ये 16.6 था, जो अंडर नरिशमेंट रेट है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की बात करें, जो कि हमारे लिए रेलेवेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये है कि अब जो हमारा रैंक है वो 105 है, तो 111 से 105, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, कैटेगरी सीरियस हंगर लेवल
और सम साउथ एशियन नेबर्स लाइक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हैव बेटर जीएचआई स्कोर्स। ये भी एक काफी चर्चा का विषय था कि भाई हमारे पड़ोसी जो देश हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वो भी हमसे बेटर कर रहे हैं इस मामले में। और GHI is calculated based on 4 indicators: undernourishment, child wasting, child stunting and child mortality। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने कहा कि ये जो डाटा कलेक्शन मेथड है इसमें जो यूज किया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में ये सही नहीं है। ठीक है जी, चलो। Consider the following statement about the National Family Health Survey 2023-24। So it is the 6th survey। ठीक है जी, ये डाटा प्रोवाइड किया जाता है ICMR और नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। असिस्टेंस फॉर सम ऑफ द क्लिनिकल एंथ्रोपोमेट्रिक एंड बायोकेमिकल टेस्ट was provided by ICMR and National AIDS Research Institute। तो तीनों ही इसमें स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है जी, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अच्छा, अब ये समझ लो ये क्या है, ये कैब टेस्ट क्या होता है, कैब टेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो, पहला होता है क्लिनिकल असेसमेंट जिसको बोला जाता है। ठीक है, विजिबल साइन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कई बार हम नहीं देखे कहते दूसरे को, यार तुम थोड़ा कमजोर से लग रहे हो, खासकर बचपन में आस पड़ोस में रिश्तेदार, बड़े कमजोर सा हो गए बच्चा। ठीक है, तो पेल स्किन, ठीक है, या फिर गला, ग्योटर, आयोडीन एफिशिएंसी, स्वॉलन गम्स, विटामिन सी डेफिशिएंसी, तो ये हो गया विजिबल साइन। ठीक है, डॉक्टर आंखें इस तरीके से आंखें चेक करता है, बोलता है जीभ निकालो। ठीक है, ये हो गया विजिबल साइन। नेक्स्ट होता है एंथ्रोपोमेट्रिक, बॉडी साइज, वेट, प्रोपोर्शंस टू असेस ग्रोथ, बॉडी फैट, ये सारी चीजें हो गई। जैसे हाइट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट, तो मैंने आपको ना छोटा रह गया हाइट में, एस से शॉर्ट, शॉर्ट याद रख लेना स्टंटिंग, डब्ल्यू से वेट याद रख लेना, वेट फॉर हाइट। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है या एज के अकॉर्डिंग भी वेट नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स और लेबोरेटरी टेस्ट फॉर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, फिर आपका आता है जो है बायोकेमिकल असेसमेंट, जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया। ठीक है, डिटेक्ट इंटरनल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ठीक है, तो ये 3 लेवल के आपके टेस्ट होते हैं एक तरीके से। पहला हो गया ओवरऑल आपको बाहर से मतलब कितना क्लिनिकल असेसमेंट, दूसरा हो गया आपका बॉडी मास इंडेक्स और ये सारी चीजें देखना, हाइट वेट चेक करना, और तीसरा हो गया आपका जो है क्लिनिकल, मतलब ये टेस्ट हो गया आपके बॉडी फ्लूइड्स के टेस्ट हो गए, लैब टेस्ट हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। अब देखो, ये सेम क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 में भी था, शिफ्ट 1 में भी सेम क्वेश्चन था। ठीक है, सो इंडिया इंप्रूव 2 रैंक्स इन CCPI 2023, नहीं। ठीक है, ओके, द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक था वर नॉट अवॉर्डेड टू एनी कंट्री, नहीं। ये जो है आपका चौथा जो रैंक है वो खाली नहीं था, ये मैंने पहले शिफ्ट वाले सेशन में भी बताया था, पहले 3 रैंक खाली थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इंडिया वॉज अमंग द बेस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पर आंसर है आपका, अच्छा, इंडिया ने 2 रैंक इंप्रूव किया है, सॉरी। ठीक है, 2023 में, 2024 में 1 रैंक इंप्रूव किया है, सॉरी माय मिस्टेक। 2024 में, ठीक है, CCPI 2024 में जो रैंक है इंडिया का 7th हो गया है। ठीक है, 7th हो गया है। ठीक है, तो अब जो है मतलब हमने 1 रैंक इंप्रूव किया है, तो ये आपका क्वेश्चन इस साल के लिए बनता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। रिपोर्ट जो है किसने पब्लिश की है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने, और 3 रैंक जो हैं वो खाली थे, और इंडिया का हाईएस्ट रैंक है अमंग द G20 नेशंस। Consider the following statement about Surat warship। On 6 October, Prime Minister Narendra Modi unveiled the crest of Indian Navy's warship Surat। It was a project, part of the project 15B, holds the distinction of being the second warship named after a city in Gujarat, और India purchased this warship from Japan। ओके, सबसे पहले तो ये सेकंड वॉरशिप नहीं है नेम्ड आफ्टर सिटी इन गुजरात, ये रादर फर्स्ट वॉरशिप है। ठीक है, जिसका नाम गुजरात की किसी सिटी से रखा गया है। आपको विशाखापट्टनम, बाकी बहुत सारी सिटी से मिलेगा, पर गुजरात की किसी भी सिटी से कोई वॉरशिप का नाम नहीं था, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया है, ये जापान से नहीं है, ये इंडिजीनियसली हमने बनाया है, भारत में बनाया है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट सही है, और पहला स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको अनवील किया। तो इसमें सिर्फ आपका एक ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2। ठीक है, स्टेटमेंट 2 थोड़ा टफ क्वेश्चन था, आई वुड से। सो द सेरेमनी वाज कंडक्टेड बाय गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इन सिटी ऑफ जो है सूरत, इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड जो नेवल स्टाफ थे, नेवी चीफ थे,
और ये बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इंडिजीनियसली बिल्ट INS सूरत एट मजगांव, डॉकशिप नॉट परचेज फ्रॉम जापान। हु इज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है जी। VS पठानिया, कृष्ण स्वामी नटराजन, राजेंद्र सिंह, राकेश पाल। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अभी कौन है। अभी आपके जो डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड है वो चेंज हो चुके हैं, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, श्री राकेश पाल। बट अभी जो डीजी हैं, 26th डीजी जो हैं वो हैं आपके प्रमेश शिवमणि, ठीक है, प्रमेश शिवमणि, ठीक है, जिन्होंने 4 संभाला अक्टूबर 15 2024 को, ठीक है। तो लगभग मतलब 1 साल से कम है, बट ये जो है आपको ध्यान में रखना है अभी के जो चीफ हैं, ठीक है। Securities and Exchange Board of India announced a crucial reduction in the time period for listing of shares in the public issues, where T is the issue closing date, T+8 to T+4, T+6। अच्छा, ये क्या होता है ये T+6? अच्छा, आपने अगर कभी IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, IPO में अप्लाई किया हो तो जनरली 3 दिन का समय होता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपना IPO, कोई भी कंपनी है। IPO क्या होता है? पहली बार जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपने शेयर्स को बेचती है आम पब्लिक के लिए। तो उसमें इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी हो सकते हैं, जनरल रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, इस तरीके से उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और उसमें जो है 3 दिन का समय आपने अप्लाई किया, फिर 3 दिन के समय के बाद क्या होता है कि उसमें मैसेज आता है आपको, ठीक है, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, तो आपको अलॉट हुए या नहीं शेयर्स, ठीक है। अगर अलॉट हो गए तो आपको मैसेज आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं हुआ तो आपका पैसा जो लियन में था, जो अलग निकाला गया था, वो आपको वापिस आ जाता है। अच्छा, अब पहले क्या होता था कि जब आपको ये मैसेज आ गया कि हाँ जी आपको शेयर्स अलॉट हो गए हैं, तो एक्चुअल में लिस्टिंग होते होते लगभग 6 दिन का समय लगता था, ठीक है। 6 दिन के बाद जो है वो शेयर्स लिस्ट होते थे स्टॉक मार्केट में। अब जो है वो समय जो है कम करके उसको T+3 डे कर दिया गया है, मतलब 3 दिन के बाद जो है वो जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि भाई ट्रेडिंग जल्दी शुरू हो जाएगी, थोड़ा प्रोसेस फास्ट होगा, जो ग्लोबल लेवल है, ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें T+3 फॉलो होता है, उसको हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ये है आपका T+6 टू T+3, ठीक है। पहले 6 दिन लगते थे, अब 3 दिन लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, मैंने आपको थोड़ा इसका लॉजिक समझा दिया है। So SEBI announced that listing timeline for IPOs would be shortened from T+6 days to T+3 days, where T is the issue closing day, T stands for transaction day or trade date. और ये है आपका आइडिया। If the IPO closes on Monday, then under T+3 the stock would be listed by Thursday. ठीक है जी। मैच PSLV लॉन्चेस विद सैटेलाइट्स, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो PSLV C57, C56, C55 एंड PSLV C54। तो देखो थोड़ा सा अगेन टफ क्वेश्चन है। तो ये आपका PSLV ये हो गया 4, ठीक है। तो ये अगर A का 4 है तो ये ऑप्शन आपका चले गए, ठीक है जी। एंड अब क्योंकि बहुत लेटेस्ट था ये L1, आदित्य L1 मिशन था सोलर सन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। और L1 पॉइंट जो होता है, L1 L2 लैग्रेंज पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, और उस पे था ये आपका। और बी का हो गया ये DSSAR सिंथेटिक अपर्चर रडार, सो ये हो गया 3। और फिर आपका टेलियोस था, और C54 का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो ये हो गया आपका 4321, ठीक है जी, 4321, ठीक है। ये 2 सितंबर 2023, सो ये 30 जुलाई को सिंगापुरियन सैटेलाइट, सिंगापुर की सैटेलाइट है, ऑल्सो फ्रॉम सिंगापुर। और ये आपका EOS 06 जिसको ओशन सैट भी कहा गया, ओशन सैटेलाइट, ठीक है, ये लॉन्च किया गया नवंबर 2022 में। As per November 2023, Dash is the third largest country in the world in ethanol production. ब्राजील, थाईलैंड, इंडिया, USA, ठीक है। इसका मैं डाटा भी लेकर आया हूं। सो इट इज आंसर इज इंडिया, हमारा प्यारा भारत तीसरा सबसे बड़ा कह लीजिए कंट्री है। अच्छा, एथेनॉल ब्लेंडिंग की हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड करना चाह रहे हैं। पहले हमने 10% का टारगेट रखा, वो हमने अचीव किया, फिर 20%। तो आइडिया ये है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पर, कच्चे तेल पर, वो लगातार हम कम करते जाएं, और जो इतना बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल है उसको कम कर सके हम, ठीक है। तो जो पैसा बाहर जा रहा है वो भारत में ही रहे, भारत के किसानों को मिले, ठीक है, यहाँ के जो एथेनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको मिले वो पैसा।
सो इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बिहाइंड यूएसए एंड ब्राजील। अब आपको जान के अच्छा, इसमें हम इथेनॉल ब्लेंडिंग किससे करते हैं? शुगर केन, फूड ग्रेन, जो भी वेस्टेज होता है, ठीक है, उससे जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है। ओके, तो यहां पर आप डाटा देखो, ये इंटरेस्टिंग डाटा है। यूएस दुनिया का 52% एथेनॉल प्रोडक्शन करता है, ठीक है, मतलब दिस इज लाइक 2024 का आप डाटा देख लो, ठीक है। ब्राजील 28%, मतलब ये दो देश मिलकर ही, यूएस और ब्राजील मिलकर ही दुनिया का 80% एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, ब्राजील के केस में ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। 1970s में 1973 के ऑयल क्राइसिस की हम बात करते हैं, तो उस समय यही हुआ था कि मतलब जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसके प्राइसेस स्काई रॉकेट 3-4 गुना हो गए रातों रात, और पूरी दुनिया में हाहाकार था, इकोनॉमीज, इन्फ्लेशन जो है ऑल टाइम हाई चल रही थी। तब ब्राजील ने ये देखा कि भाई हमारे देश में क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, शुगर केन प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, यहां से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए, मतलब उस पर रिसर्च होने लगी, तो फिर एक एथेनॉल जो है प्रोडक्ट बनाया गया, और C2H5O है जिसको हम कहते हैं, और उससे जो है गाड़ियां चल सकती हैं, ठीक है, वो एक अपने आप में फ्यूल के रूप में यूज हो सकता है। तो इतना सारा जो शुगर केन है, जो एक तरह बहुत सारा शुगर केन जो वेस्ट था, उससे उन्होंने अपना एक मतलब वेस्ट टू वेल्थ आप कह सकते हैं, और उसके बाद ब्राजील की इकोनॉमी में बहुत अच्छा जंप आपको देखने को मिलता है, मतलब उन्होंने अपने आप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट कर लिया। तो ये है, और यूएस ने भी। इंडिया जो है एक डिस्टेंट थर्ड है, फिर आपका यूरोपियन यूनियन है, अगर आप यहां पर डाटा देखेंगे, चाइना है। अगर आप मान लो ये 4-5 पहले 5 देख लो, तो 95% तो यही कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये डाटा थोड़ा दिमाग में रखना है, पहला यूएस है, फिर ब्राजील है, फिर इंडिया है। Who became the first Indian man to win gold in 3000 स्टीपल चेस, ठीक है जी, एट एशियन गेम्स? सो आंसर है आपका अविनाश साबले, ठीक है, अविनाश साबले। संभल संभल के चलते हैं साबले, ताकि इसको क्रॉस कर सकें स्टीपल चेस को, ठीक है। तो एस से स्टीपल, एस से साबले, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, संभल संभल के चलते हैं। फर्स्ट एवर गोल्ड इन मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस, ये चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि एथलेटिक्स में इंडिया के जनरली मेडल्स कम आते हैं, ठीक है, बाकी गेम्स में आ रहे थे। अब हम कह सकते हैं नीरज चोपड़ा के बाद काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है कह लीजिए अचीवमेंट था देश के लिए, ठीक है। सो ही हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ओलंपिक गेम्स आल्सो एंड होल्ड द नेशनल रिकॉर्ड आल्सो। विच सिटी वॉज रैंक द क्लीनेस्ट इन इंडिया फॉर 2023? सो कौन सी सिटी थी क्लीनेस्ट? सो आंसर वॉज इंदौर। पिछले कई सालों से इंदौर क्लीनेस्ट सिटी चल रहा है। 2024 के डाटा में भी जो है ये रैंकिंग रिलीज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, 7th कंसेक्यूटिव ईयर, और इस 2024 का जो रैंकिंग आया है, अभी लेटेस्ट आया है वो, उसमें भी जो है इंदौर है। सो इन इसमें अब ना कैटेगरी थोड़ी अलग कर दी है, मतलब 3-4 कैटेगरी बना दी है। 10 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी है, ठीक है जी, 10 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी है, उसमें इंदौर है, ठीक है, उसमें इंदौर। ठीक है, ये इंदौर है, और यहां पर आप देखेंगे फिर सूरत है, फिर नवी मुंबई है, फिर विजयवाड़ा है, ठीक है। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में पहला इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, और फिर आपका विजयवाड़ा। 3 से 10 लाख वाले में पहला नोएडा है, ठीक है, फिर चंडीगढ़ है, फिर मैसूरू है, फिर आपका उज्जैन, गांधीनगर, फिर गुंटूर, फिर 50,000 से 3 लाख न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है, ये ध्यान रखना, पूरा दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, बिल्कुल जो सेंट्रल दिल्ली है, बड़ा पॉश इलाका है दिल्ली का, एनीबडी फ्रॉम दिल्ली एनसीआर मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस, ठीक है। तिरुपति, अंबिकापुर, लोनावाला, ठीक है, फिर 20 से 50,000, ठीक है, वीटा, सासवाड़, देवलिली, और डुंगारपुर, ठीक है, फिर आपका 10-20,000 से कम वाली पॉपुलेशन वाले, ठीक है, जो छोटे शहर कह सकते हैं, टाउन कह सकते हैं, शहर तो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। सुपर स्वच्छ लीग सिटीज 2024-25, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर आप कह लो कि जो भी टॉप रैंक है, जो भी टॉप रैंक है वो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप द वीडियो इज सर्विंग द पर्पस। द आइडिया इज कि हम पुराने करंट अफेयर्स से आज के करंट अफेयर्स को भी लिंक कर लें, उनको भी रिवाइज कर लें, और कुछ इंफॉर्मेशन पुराने करंट अफेयर सेशन से भी गैदर कर लें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।